हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूरोपीय कंपनी का जो पार्ट 2 है, जो सेशन रह गया था, वो मैं आज फिर से दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये जितने भी इससे जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, जिन बच्चों ने यूरोपीय पार्ट 1 जो नहीं देखा है वो रिपीट करके दोबारा जाकर देख ले और देखने के बाद कमेंट करें कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी। इसके बाद पार्ट 2 की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी जो समझ है वो काफ़ी बेहतर हो और आप जो हैं अपनी तैयारी और बेहतरीन रूप से आगे अच्छे से कर सकें। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा करके कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है आपके लिए भविष्य तय करता है कि आगे आपको क्या करना है। दोस्तों, मन लगा के मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो है सिलेक्शन लेकर के अपने जीवन को सफल करे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आपका टॉपिक आज का है वो है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। अभी आपका मॉडर्न हिस्ट्री सेशन में आपका मैंने यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू करवाया था और जो वीडियो छूट गया है वो मैं वीडियो आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक, तो यूरोपीय कंपनी के आगमन में मैं देखता हूं कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का टाइम चल रहा था। किस चीज़ का? पुनर्जागरण का टाइम। पुनर्जागरण जिसे हम रिनेसा कहते हैं। रिनेसा के टाइम पीरियड से हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर जो था व्यापारिक गतिविधि जो था काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ रहा था। लोग व्यापार की होड़ में जा रहे थे और वहाँ पे नई नई खोज हो रही थी और लोगों ने क्या किया, दिशा सूचक किया। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि दो व्यक्ति थे, एक आपका कोलंबस था और एक आपका वास्को डिगामा। ये दो तरह के व्यक्ति थे। कोलंबस जो है वो 1492 में 1492 में अमेरिका की खोज की, जबकि वास्को डिगामा ने 1498 में भारत की खोज की। जैसे कि बता दें कि कोलंबस और जब ये वास्को डिगामा निकले थे कि कोलंबस जो निकला था वो भारत की खोज करने निकला, लेकिन वो अमेरिका की खोज कर लिया। लेकिन वास्को डिगामा जो था वो समुद्री मार्ग होते हुए आपके अफ्रीका के रास्ते होते हुए वो कैप ऑफ गुड के रास्ते होते हुए भारत की खोज की। और जहाँ तक मैं बता दूं कि ये रास्ते की खोज करने का जो मेन कारण बना उसका ये था कि टर्की ने क्या किया, कस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया। जब कस्तुतुनिया पर अधिकार हो गया तो जो यूरोप के लोग थे, आपको बता दें कि ग्लोब में अगर आप ग्लोब का मैप देखेंगे, ग्लोब का मैप, तो ये आपका अमेरिका का एरिया पड़ता है, ये आपका ब्राजील का एरिया पड़ता है, ये आपका अफ्रीका का एरिया पड़ता है, ये आपका पूर्वी एशिया है जिसे मिडिल एशिया भी कहते हैं एक तरह से, और ये आपका यूरोप है। अब जो यूरोप के लोग थे वो इस जगह से व्यापार करते थे, इन जगहों से भारत में। लेकिन कस्तुतुनिया पर जब तुर्की ने अधिकार कर लिया, तुर्की पर अधिकार कर लिया तो यहाँ के लोगों का जो रास्ता इधर का आना बंद हो गया। तो वास्को डिगामा जो पुर्तगाल मूल के थे वो समुद्री मार्ग से होते हुए भारत की खोज करने निकल पड़े और पहुँचे कहाँ, तो आपका केरला के अंदर एक जगह है मसूलीपट्टनम, वहाँ पहुँचे और वहाँ पर एक राजा ने उनका स्वागत किया जिसका नाम था राजा जमूरियन। उन्होंने स्वागत किया और 1498 में उन्होंने भारत की खोज की। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, तो दोस्तों कंफ्यूज ना हो, आगे इनको पढ़ने का मौका मिले आपको। तो जो फर्स्ट वीडियो है जो पार्ट 1 का वो आप जरूर देखें, जिससे कि आपको यूरोपीय कंपनी के आगमन में जो भी मिस्टेक होंगे वो आप आराम से कवर कर लेंगे। भारत के अंदर जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, जिनमें पुर्तगाल, डच, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटेन के अंदर महारानी एलिजाबेथ प्रथम का नाम सुना होगा। महारानी एलिजाबेथ
एलिजाबेथ प्रथम के टाइम में सन 1600 में एक कंपनी बैठी थी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ के टाइम में एक कंपनी बैठी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ये कंपनी बैठी थी तो उस टाइम वो व्यापार करने भारत आई थी। तो उस टाइम पे भारत के अंदर मुगल शासक अकबर का शासन था। मुगल शासक अकबर का शासन था, अकबर का शासन था। लेकिन अचानक से जो है एलिजाबेथ की मृत्यु होती है। कब? आपका 1603 में। ठीक, 1603 में, सन 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु होती है। एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जो इस पद को संभालता है उसका नाम होता है जेम्स प्रथम। तो दोस्तों आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जब एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत भेजा तो उस टाइम पे भारत के अंदर मुगल काल का शासक कौन था? तो अकबर महान। ठीक, अकबर महान हम बोलते हैं लेकिन वो महान थे नहीं। उनकी हिस्ट्री मैंने कई बार पढ़ाया भी बच्चों को, तो वो देखें ना आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम जो था, जेम्स प्रथम वो राजगद्दी बैठता है और इसके द्वारा एक दूत स्थापित किया जाता है जिस दूत का नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो था, ये कैप्टन हॉकिंस फरमान लेता है। कैप्टन हॉकिंस एक फरमान लेता है, किससे? जेम्स प्रथम इसको फरमान देता है कि इंडिया जाकर के वो अकबर से अपना रिक्वेस्ट करे कि उन्हें वहां पे अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करने दे। ठीक है, तो बता दें आपको कि अकबर जो था वो 1606 में मर जाता है। 1606 में अकबर की मृत्यु आती है। अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण सन 1607 में जहांगीर को जो है को राजगद्दी पर उठाया जाता है, राजगद्दी पर। अब यहाँ पे जो व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस, वो फरमान ले चला था अकबर के लिए, लेकिन जब इंडिया पहुंचा तो देखा अकबर की जगह एक नया शासक जहांगीर आ गया है। तो जहांगीर से इन्होंने परमिशन मांगी और जहांगीर ने इन्हें परमिशन दिया और फिर उन्होंने क्या किया? फैक्ट्री बनाने का कार्य शुरू कर दिया। तो सन 1608 में सूरत में फैक्ट्री बनाने की मांग को रख लिया गया और इनकी मांगों को जहांगीर ने हाँ कर दिया। लेकिन कुछ गलत फहमियों के कारण जहांगीर ने इस फैक्ट्री को यहाँ पे रोक दिया और ये कंपनी यहाँ पे बंद होगी। फिर दोबारा से जाकर के सन 1611 में एक कंपनी मसूलीपट्टनम में अंग्रेज ने इस्टेब्लिश कर दिया और इसे शुरू भी कर दिया। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो सबसे पहले जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो सूरत में हुई थी सन 1608 में। लेकिन सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित जो हुई उसके बाद जो शुरू हुआ था वो 1611 में। कब? मसूलीपट्टनम में 1611 में शुरू हो गई थी। और ये जो 1608 वाली फैक्ट्री थी वो शुरू कब हुई? 1613 में। तो यहाँ से कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनको आप ध्यान में रखें। ठीक, दो राजदूत आए थे जेम्स प्रथम के, एक आपका कैप्टन हॉकिंस और एक आपका सर जॉन। ठीक, टॉम्स रो, क्या नाम था इसका? टॉम्स रो। सन 1615 में एक और राजदूत आता है 1615, जिसका नाम है सर टॉम्स रो।
ये भी एक राजदूत होता है। राजदूत अर्थात राजा के भेजा गया दूत, जो दूसरे राजा को अपने राजा के संदेश को भेजता है और भेजने के बाद उनके अपने फरमान सुनाता है और फरमान के बाद यहाँ पे व्यापारिक गतिरोध को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, सन 1615 में सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के टाइम में दोबारा आया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जहांगीर के समय में दो ऐसे ब्रिटिश राजदूत के नाम बताए, तो आप नाम लिखना, एक आपका कैप्टन हॉकिंस और एक आपका सर जॉन रो और सर टॉमस रो, ये दो व्यक्ति थे। अब हम बात आते हैं कब, तो अब अंग्रेजों को एक सबसे बड़ा मौका जो मिल गया वो मिला कब, 1631 में। सन 1631 की बात है, जिस टाइम पे भारत का शासन जो था वो कौन पकड़ लिया था, 32 में भारत का शासन जो था वो किसके साथ था, मुगल के पास था। और मुगल काल का शासक कौन था, शाहजहां था, जिसे हम खुर्रम खां भी कहते हैं। क्योंकि बता दें आपको, सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तब जाकर के शाहजहां राजगद्दी पर बैठता है। अब 1632 में गोलकुंडा के शासक ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार को सन 1632 में गोलकुंडा के शासक ने ब्रिटिश को फ्री ट्रेड करने का मौका दे दिया। यह बहुत ही बड़ा फरमान था, क्योंकि पहले पैसे लेकर के व्यापार कराए जाते थे, लेकिन अब जो है गोलकुंडा शासक ने कुछ संधियां की और संधियों के पश्चात जो है क्या किया, फ्री ट्रेड करने का मौका दे दिया। और ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी गोलकुंडा के शासक ने। तो ये एक बहुत बड़ा फरमान मिल गया किसको, ब्रिटिश को, और यहां से उन्हें मौका मिल गया भारत में अपने पैर को पसारने का। अब अगली बारी आती है पुर्तगाल की महारानी और ब्रिटेन के राजकुमार, पुर्तगाल की राजकुमारी और ब्रिटेन के राजकुमार के साथ विवाह होता है। अब विवाह होता है पुर्तगाल और ब्रिटेन के राजकुमार के साथ, लेकिन दहेज में मिलता है उसे मुंबई। सन 1661 में जो मुंबई है वो किसे मिलता है व्यापार में। अब बहुत मजाक वाली बात है, क्योंकि मुंबई कोई किसी को दहेज दे देगा, ये कितनी बड़ी बात है, ठीक। तो मुंबई पे जो है पुर्तगालियों का कब्जा था। तो पुर्तगाली के राजकुमारी के साथ जब विवाह हुआ ब्रिटेन राजकुमार का 1661 में, तो मुंबई जो था किसे दे दिया दहेज में, आपको ब्रिटेन को मुंबई दे दिया दहेज में। और जब मुंबई दहेज मिल गया ब्रिटेन को, तो 1668 में इसने क्या किया, यहाँ पे व्यापारियों को व्यापार करने दे दिया और यहाँ से उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया, ठीक। तो सबसे गलत काम किया किसने, गोलकुंडा के शासक ने। अब अगला जो फरमान था, सबसे नुकसान फरमान मिला किसको, तो आप अगला शासक जो था आपका मुगल काल का, वो उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती काम करी वो काम क्या की थी, मुगल काल का जो उत्तर मुगल काल, आपको पता होगा उत्तर मुगल काल के अंदर हम देखते हैं मुगल काल के कमजोर शासकों का शासन शुरू हो जाता है। उससे पहले की बात करें तो औरंगजेब के टाइम में एक बार किसके साथ, औरंगजेब के टाइम में अंग्रेज और औरंगजेब का आमना सामना टक्कर हुआ। लेकिन इस आमने सामने के टक्कर के बाद दोनों के बीच संधियां हुई और कुछ पैसे दे करके उन्हें व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तो औरंगजेब के साथ भी इनका सामना हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने इनको व्यापार करने का अधिकार दे दिया। लेकिन सन 1717 में औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह और उसके बाद एक शासक है जिसका नाम आता है फारूक शियर ने इनको कुछ चंद पैसे के लालच के कारण उन्होंने क्या किया, इनको व्यापार करने का अधिकार दे दिया। फ्री ट्रेड करने का अधिकार किसे मिल गया, इनको, ब्रिटेन को। तो सन 1717 में फारूक शियर ने 3000 वार्षिक आय
आय लेकर ब्रिटिश को, अंग्रेज को बंगाल के क्षेत्र में फ्री ट्रेड करने का अधिकार दे दिया। अब यहीं से यही गलती हुई, किससे? फर्रुखसियर से। अगर फर्रुखसियर फ्री ट्रेड का अधिकार नहीं देता, ना ही वहां के शासक को अधिकार ये देता कि वे जो है अंग्रेज को फ्री ट्रेड करने दे, और ना ही यहाँ पे 1757 में प्लासी का युद्ध होता, और ना ही 1764 में बक्सर का युद्ध होता, और ना ही अंग्रेज जो है भारत में टिक पाता। तो क्वेश्चन आता है कि मुगल काल का वह शासक जिन्होंने बंगाल के अंदर ब्रिटिशों को क्या किया? फ्री ट्रेड करने का मौका दिया। तो वो आपका था फर्रुखसियर। गोलकुंडा के अंदर जो है शासक ने क्या किया? फ्री ट्रेड करने का मौका दिया, और फर्रुखसियर ने क्या किया? बंगाल के अंदर फ्री ट्रेड करने का मौका दिया। इसके बाद उसी के टाइम में सूरत के अंदर 10,000 वार्षिक आय देकर के क्या किया? फ्री ट्रेड करने का मौका दिया। किसको? फ्री ट्रेड करने का मौका दे दिया। किसको? अंग्रेज को। तो दो जगह ब्रिटिशों को फ्री ट्रेड करने का मौका मिल गया, एक आपका बंगाल और एक आपका सूरत। तो ये आप ध्यान दें, आराम से हर एक पॉइंट को नोट करते जाए, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। इसके बाद बंबई में जो, हाँ, वो बंबई जिसे दहेज मिला था ब्रिटेन को, उस बंबई जो टैक्स लिया था वहां पे क्या किया? अपना सिक्का चला दिया, और उस सिक्का का महत्व फर्रुखसियर ने इतना महत्व कर दिया, इतना महत्व दे दिया कि उसे पूरे भारतवर्ष में चलाना शुरू कर दिया। तो सिक्का अपने आप ब्रिटेन ने खुद का चलाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ? ब्रिटेन को की जो वैल्यू है, जो अंग्रेज की वैल्यू है, वो काफी ज्यादा ही ऊपर उठनी शुरू हो गई। अब हम आते हैं कि जब इन्होंने कंपनियां बना ली, तो कंपनियां बनाने के बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी स्थापित किया। प्रेसिडेंसी स्थापित जो है इन्होंने 3 जगह की थी। तो आपको पता होगा कि इनके 3 प्रेसिडेंसी थे। एक प्रेसिडेंसी आपका पहला जो बना था कलकत्ता प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी, तीसरा बम्बई प्रेसिडेंसी। ये याद रखने वाली चीज है। सबसे पहली प्रेसिडेंसी बनाई गई थी कलकत्ता में, दूसरी मद्रास में, और तीसरी बम्बई में। प्रेसिडेंसी के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े फोर्ट बनाए गए थे। उन फोर्ट में जो पहला फोर्ट था वो था फोर्ट विलियम। कहां बना था? फोर्ट विलियम। कहां पे? कोलकाता में। फिर फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये मद्रास में स्थापित हुआ था। तो 2 कंपनियों का आपको याद, किले, ये फोर्ट है, किले, इनको याद रखना, इसे व्हाइट टाउन का नाम जानते हैं। तो एक आपका था फोर्ट विलियम और एक आपका था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये आप याद रखना है। और इसके बाद जो है एक और बनाया गया था फोर्ट लुई, पुडुचेरी में एक और बनाया गया था जिसका नाम था फोर्ट लुई। ठीक, तो इसके बाद जो है इनका जो है विस्तार होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हुए हैं जो आपके, और कुछ टॉपिक आपके क्लियर हुए हैं जो आपका ब्रिटेन के आगमन से, यूरोपीय के आगमन से किस प्रकार से भारत में उन्होंने कब्जा किया, किस प्रकार से उन्होंने भारत में अपने कंपनी को एस्टैब्लिश किया, और किस प्रकार से उन्होंने अपने अपने किले बना करके रहने शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से एक बार मैं रिपीट करता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को रिवीजन हो जाए। सबसे पहला मैं बताया आपको कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगाल आई थी, फिर आपका डच आई थी, फिर आपका अंग्रेज, फिर आपका फ्रांस। इस प्रकार से सारी कंपनियां अपनी आनी शुरू हो गई। जो पुर्तगाली कंपनियां थी वो जो था मुंबई, गोवा और केरला के क्षेत्र में अपना कब्जा कर लिया। ठीक, सबसे पहली कंपनी किसकी थी? तो पुर्तगालियों की अपनी सबसे पहली कंपनी और फैक्ट्री भी उन्होंने ही स्थापित की थी। ब्रिटेन के अंदर सन 1600 में क्या हुआ था? एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया? एक कंपनी बनाया जिस कंपनी का नाम
ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। 1603 में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद जो आपका जेम्स प्रथम जो था वो एलिजाबेथ की जगह पे बैठता है और वो बैठने के बाद भारत की तरफ जो है अपने रुख को मोड़ता है और अपना एक राजदूत भेजता है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जब भारत आता है तो उस टाइम पे अकबर का शासन नहीं बल्कि जहांगीर का शासन होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जब कैप्टन हॉकिंस चला था ब्रिटेन से तो उसने किसके लिए फरमान लाया था, तो अकबर के लिए फरमान लाया था। लेकिन अकबर तो मर गया था, तो अकबर का बेटा जहांगीर जो है वो राजगद्दी पर मुगल के शासन में बैठा हुआ था। तो जहांगीर को जो है उसने क्या दिया, अपना फरमान दे दिया और फरमान देने के बाद उसने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करने की कोशिश की। 1608 में परमिशन मिल भी गया था, लेकिन बाद में जहांगीर जो है ब्रिटिश से कुछ गलतफहमियां हो गई, कुछ झगड़े हो गए, जिस कारण उन्होंने कंपनी को वहां रोक दिया। 1611 में ब्रिटेन ने अपनी दूसरी कंपनी बिठाई मसूलीपट्टनम में। दूसरा राजदूत आता है इसके जाने के बाद, इसका नाम है टॉमस रो। दो राजदूत आते हैं जहांगीर टाइम में, एक आपका कैप्टन हॉकिंस और एक सर टॉमस रो। सन 1632 में गोलकुंडा के शासन क्या किया, इनको फ्री व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इसके बाद सन 1661 में क्या हुआ, पुर्तगाल के रानी और ब्रिटेन के राजा के साथ क्या हुआ, विवाह हो गया। विवाह के बाद ब्रिटेन को जो है पुर्तगाल ने क्या किया, मुंबई दे दिया और ब्रिटेन ने क्या किया, उस पर जो है व्यापारिक टैक्स लेना शुरू कर दिया। इसके बाद सन 1600 के करीब की बात है, जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब के साथ ब्रिटेन का जो है संघर्ष होना शुरू हो गया और उसने क्या किया, जो ब्रिटेन के अधिकारी थे, जो उनके सैनिक थे, उनको भगा दिया, खदेड़ दिया। लेकिन बाद में संधियां हुई और संधियां के बाद उनको व्यापार करने का अधिकार यहाँ पे दे दिया। लेकिन जब फारूक शेर आया तो फारूक शेर ने क्या किया, कुछ चंद रुपए लेकर के सूरत और बंगाल में फ्री ट्रेड करने का मौका दिया और उनको अपने सिक्के लाने का भी अधिकार दे दिया। और यही कारण हुआ जिस कारण से ब्रिटेन जो था पूरे भारत में फैल गया और धीरे धीरे जो था फ्रांसीसियों को भगा दिया, डच को भगा दिया और इस प्रकार से पुर्तगाली को छोड़ करके सब कंपनियों को भगा करके ब्रिटेन राज करना शुरू कर दिया। वो मैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है ब्रिटेन ने फ्रेंच और डच को भगा करके खुद को जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।